नमस्कार जी सभी को। कैसे हो आप सभी। जो क्लास है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लास रहेगी ये, ठीक है। 250 प्रश्न लगभग रहेंगे, ठीक है। और सभी प्रश्न हम अच्छे से आपका जो टेस्ट है उससे संबंधित रहेंगे ये, ठीक है। सभी के सभी बहुत अच्छे से ये टेस्ट दीजिएगा, जल्दी जल्दी सभी प्रश्नों को करेंगे। चलिए पहला प्रश्न देखिए। शब्दार्थों सहितो काव्यम के व्याख्याकर्ता कौन थे? कौन थे जी? यहाँ पर सही कर लीजिएगा, भामा लिखा हुआ है, ठीक है। विकल्प डी सही हो जाएगा, भामा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, जो भी प्रश्न आपको इसमें करवाए जा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे, ठीक है। एग्जाम की दृष्टि से एक क्लास से ही आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। अगला देखिए, ननु शब्दार्थों काव्यम के व्याख्याकर्ता कौन है? कौन है इसके? भरत जी हैं, ठीक है। गुड इवनिंग जी। ननु काव्यम किसके कौन है जी? रुद्रट है इसको, ठीक है। सही कर लीजिएगा, कौन है? रुद्रट है। ननु शब्दार्थों काव्यम के कौन है? रुद्रट है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3 है। तदोदोषो शब्दार्थों सगुणावन लंकृति पुनः कलापी किसके द्वारा कहा गया था जी ये, ठीक है। तो क्या उत्तर जाएगा? यहाँ पर सम्मर लिख दिया गया है, लेकिन क्या हो जाएगा? मम्मट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आपको ये परीक्षा में बहुत बार पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ये मम्मट वाला जो क्वेश्चन है तदोदोषो शब्दार्थों वाला, ये अच्छे से याद रखिएगा, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम के व्याख्याकर्ता कौन है? कौन है जी? रमणीयार्थ प्रतिपादक कौन है? जगन्नाथ है, ठीक है। विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्लास लग चुकी है, ठीक है, ताकि सभी और साथी भी क्लास ज्वाइन कर सके। वाक्य रसात्मक काव्यम के व्याख्याकर्ता कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम में ये आपके पूछा भी गया है। क्या उत्तर जाएगा? विश्वनाथ, ठीक है। विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इष्टा व्यर्थ छिन्ना पदावली के व्याख्याकर्ता कौन है? कौन है? अग्नि पुराण कार, ठीक है। विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 6 का। अगला प्रश्न देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। अदोषो शगुणो साल्करोचो शब्दार्थो काव्यम किसके द्वारा ये शब्द कहे गए थे? किसके द्वारा कहे गए थे? हेमचंद्र के द्वारा, ठीक है। आपको देखिए फास्ट एंड फॉरवर्ड मोड में करेंगे ये सभी प्रश्न, और मैं सिर्फ प्रश्न बोलूँगा और उसका उत्तर आप सभी देंगे, ठीक है। बाद में मैं इसका आंसर भी दे दूंगा। अगर किसी प्रश्न में कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा, ठीक है। शब्दार्थों काव्यम किसके द्वारा कहा गया था जी ये बताएं? उद्दट के द्वारा, ठीक है। विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए सभी प्रकार के प्रश्न मैंने इसमें कलेक्ट किए हैं। आपके जितने भी सिलेबस में हर एक चीज़ जो भी आई है वो सारी की सारी चीज़ें मैंने इसमें इंक्लूड की हैं, ठीक है। काव्य शास्त्र से लेकर आपके परिभाषिक शब्दावली, ठीक है, तकनीकी शब्दावली, ये सब भी इसमें इंक्लूड है। चलिए, चौथा सप्तक में संकलित कवित्री कौन सी है? शकुंतला माथुर है, बताएं, मनिका मोहनी, सुमन राजे या फिर कीर्ति चौधरी। बहुत बढ़िया। सभी को ट्रिक भी याद होगी चौथे सप्तक की, अगर किसी को याद है जो मैंने कल करवाई थी आप लिख सकते हैं। क्या उत्तर जाएगा? विकल्प नंबर सी हो जाएगा, सुमन राजे। प्रश्न नंबर 10 है, ठंडा लोहा के रचयिता कौन है? ठंडा लोहा कौन करेगा? धर्मवीर, ठीक है। जो वीर होगा वही क्या करेगा? ठंडा लोहा करेगा। प्रश्न नंबर 11 देखिए, प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किसने कहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसने कहा था बैठे ठाले का धंधा? नंद दुलारे लाल वाजपेयी ने कहा था। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से आप बहुत फास्ट आंसर भी दे रहे हो, बहुत अच्छे। देखिए इससे आपकी बहुत अच्छी तैयारी भी होगी। रहस्य पुरुष का बिंब मुक्ति बोध की किस कविता में है? बताएं। मेरे सहचर मित्र, अंधेरे में, इस टीले पर या फिर इनमें से कोई नहीं।
क्या हो जाएगा? विकल्प बी सही हो जाएगा, अंधेरे में। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखिए, कवि धूमिल का पूरा नाम क्या है? कवि धूमिल का पूरा नाम क्या है? सुदामा पांडे है। ठीक है, विकल्प ए सही हो जाएगा। प्रश्न 14 देखिए, कौन सी रचना अरुण कमल की है? कौन सी है अरुण कमल की रचना इसमें से? प्रश्न नंबर 14 का क्या उत्तर जाएगा? बहुत बढ़िया, प्रिया प्रजापति जी, बहुत अच्छे। क्या जाएगा? अपनी केवल धार। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 15 है, गिरजा कुमार माथुर की कृति नहीं है, यहां पर आपसे नहीं है पूछा गया है। कौन सी इसमें से गिरजा कुमार माथुर की नहीं है? चांद का मुख टेढ़ा। अगर किसी को पता है चांद का मुख टेढ़ा किसकी है तो बताएं जल्दी से। महत्वपूर्ण रचना है, एग्जाम में ये पूछी जा सकती है आपको इस बार। बहुत बढ़िया, मुक्ति बोध की है। ठीक है, बहुत अच्छे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, पद्माभरण ग्रंथ है, किस प्रकार का ये ग्रंथ है? बताएं। अलंकार निरूपण ग्रंथ है। ठीक है, बहुत अच्छे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 17 है, रसराज ग्रंथ के प्रणेता कौन है? कौन है रसराज ग्रंथ के प्रणेता? कौन है? प्रश्न नंबर 17 का मतीराम। ठीक है, कौन है? मतीराम। प्रश्न नंबर 18, मतीराम की ललित ललाम की रचना किस राजा के आश्रम में की गई थी? बताएं जल्दी से, क्या उत्तर जाएगा इसका? विकल्प नंबर क्या हो जाएगा? डी से ही हो जाएगा, भाव सिंह। ठीक है, क्या हो जाएगा? भाव सिंह। प्रश्न नंबर 18 का अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 19 है, कवि भूषण को भूषण उपाधि किसने दी थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, बताएं किसने दी थी? सोलंकी राजा रुद्रराज ने। ठीक है, सोलंकी राजा रुद्रराज ने। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 20 है, कवि भूषण के आश्रयदाता कौन थे? कौन थे? शिवाजी, साहू जी, छत्र साल बुंदेला, ये लिख लीजिए। ठीक है, क्या उत्तर जाएगा? विकल्प डी सही हो जाएगा, ये तीनों ही। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 21 है, पद्माकर के ग्रंथ पद्माभरण में कितने अलंकार का विवेचन है? बताएं। प्रश्न नंबर 21 का क्या उत्तर हो जाएगा? जल्दी से उत्तर चुनेंगे, क्या उत्तर जाएगा? बहुत बढ़िया, 105 अलंकार। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 22 है, बिहारी सस्सई के प्रथम टीकाकार कौन माने जाते हैं? बताएं जल्दी से, बिहारी सस्सई के टीकाकार कौन माने जाते हैं? क्या उत्तर जाएगा? विकल्प नंबर बी, कृष्ण कवि। बहुत बढ़िया, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, बहुत अच्छे। और इस क्लास से आपको कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, बताएं, बीजक का संकलन और संपादन कबीर के किस शिष्य ने किया था? किसने किया था? जल्दी से उत्तर चुनेंगे सभी के सभी। किसने किया था? धर्मदास ने। ठीक है, थोड़ी सी डिस्टरबेंस हो रही होगी क्लास में, तो इसे अवॉइड करिएगा। ठीक है, आप सिर्फ क्लास पर ही ध्यान दीजिएगा। सुंदर विलास के रचयिता कौन है? कौन है सुंदर विलास के जो सुंदर होंगे? क्या हो जाएगा? सुंदरदास। ठीक है, बहुत बढ़िया। प्रश्न नंबर 25 देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलूका कह गए, सबके दाता राम। किसके द्वारा ये कही गई पंक्तियां थी? मलूक दास के। ठीक है, विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया उत्तर दे रहे हैं आप। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, पंक्ति किस कवि की है? मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है ये भी। क्या उत्तर जाएगा? विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, रैदास जी के द्वारा ये पंक्तियां कही गई थी। प्रश्न नंबर 27, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत के रचनाकार कौन है? देखिए इस प्रश्न में बहुत बार स्टूडेंट फंसते हैं। ठीक है, इसका क्या उत्तर जाएगा? विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, रहीम दास। ठीक है, कोई भी ए या सी में से मत चुन लीजिएगा।
प्रश्न नंबर 28 देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं, रचना है ये भी जो पंक्तियां हैं, ठीक है। चलिए, अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर, किसकी रचना है ये? रहीम कबीर दादू, सही कर लीजिएगा इसे, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या उत्तर जाएगा? विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, दादू दयाल, ठीक है, बहुत बढ़िया। प्रश्न नंबर 29 देखिए, मैं कहता आखिन की देखी, तू कहता कागज की लेखी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये पूछी भी गई है। किसके द्वारा ये पंक्तियां कही गई थी? कबीर जी के द्वारा कही गई थी, ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 30 है। आपको जितने भी प्रश्न यहाँ पर करवाए जा रहे हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस देंगे, ठीक है। ये सभी प्रश्न, अति सूदो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेकू सयानप बांक नहीं, यह पंक्ति किस कवि की है? किसकी है ये पंक्तियाँ? जल्दी से बताएंगे। घनानंद जी के द्वारा ये पंक्तियाँ कही गई थी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 31 है। इनमें से कौन सा ग्रंथ रीति ग्रंथ नहीं है? ठीक है, यहाँ पर नहीं है पूछा गया है, तो कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है जी? बिहारी सस्सई, ठीक है, कौन से है? बिहारी सस्सई, विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32 देखिए, रीतिबद्ध कवियों की तुलना में घनानंद का श्रृंगार वर्णन अधिक आकर्षक है क्योंकि वह किससे प्रेरित है? ये भी बताएंगे, किससे है? जल्दी से बताएं, क्या उत्तर जाएगा? विकल्प नंबर डी हो जाएगा, सहानुभूत एवं स्वच्छंद, ठीक है, विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा कवि रीतिबद्ध कवि है? देव विहारी, घनानंद या फिर ठाकुर? क्या उत्तर जाएगा इसका? बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। देखिए ये होता है कॉन्फिडेंस, ठीक है, क्या उत्तर जाएगा? विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, देव कवि, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, भाषा भूषण के रचयिता इनमें से कौन है? कौन है भाषा भूषण के रचयिता? बताएं जल्दी से, क्या उत्तर जाएगा? जसवंत सिंह, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 35 है। ये पंक्तियां एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। त्यों मलेच्छ वंश पर शेर मिवराज है, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? कौन है जी? भूषण है, ठीक है, कौन है? भूषण है। प्रश्न नंबर 35 का उत्तर क्या जाएगा? प्रश्न नंबर 36 है। रीति मुक्त स्वच्छंदवादी कवि इनमें से कौन है? बताएंगे जल्दी से, क्या उत्तर जाएगा? रीति मुक्त स्वच्छंदवादी कवि कौन से हैं? बहुत बढ़िया, घनानंद जी हैं, ठीक है, विकल्प ए सही हो जाएगा, बहुत अच्छे। सभी के सभी उत्तर देने की कोशिश करें, जल्दी से जल्दी उत्तर देने की कोशिश करें, क्योंकि एक बार जो माइंड में आंसर आएगा वही आप एग्जाम में भी लगा कर आओगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 46 है। भारत बारहमासा नामक प्रसिद्ध कविता किसके द्वारा लिखी गई थी? ये किसके लिए लिखी गई थी? देखिए भारत में क्या है? राधा कृष्ण है, ठीक है, विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38 देखिए, सभी साहित्यकारों एवं पत्रकारों में हरिश्चंद्र को भारत तेंदु की उपाधि से कब सम्मानित किया था? कब किया था? 1980 ईस्वी में, ठीक है, विकल्प नंबर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 39 है। समस्या पूर्ति किस युग की लोकप्रिय काव्य पद्धति है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी, एग्जाम में ये सीधा का सीधा पूछा गया है। क्या उत्तर जाएगा? विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है, कौन सा हो जाएगा? भारत तेंदु हरिश्चंद्र। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 40 है। भारत तेंदु के साहित्य गुरु का नाम बताएं। चलिए बताएं, क्या उत्तर हो जाएगा? भारत तेंदु के साहित्य गुरु कौन से थे? शिव प्रसाद सितारे हिंद थे, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 41 है। अहिंदी की हिमायत शीर्षक कविता के द्वारा हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, किसके द्वारा दिया गया था? जिसमें प्रताप होगा वही इस प्रकार का नारा देगा। विकल्प नंबर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा, प्रताप नारायण मिश्र।
अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 42 है, आनंद अरुणोदय कविता के रचयिता कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आनंद किससे प्राप्त होता है? जब किसी से प्रेम होता है। ठीक है, तो क्या उत्तर जाएगा? विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, श्रीधर पाठक के गोल्ड स्मिथ की किस कृति का अनुवाद किया है? बताएं जल्दी से। गोल्ड स्मिथ की किस या किन कृतियों का इन्होंने अनुवाद किया है? ये सभी। ठीक है, विकल्प डी सही हो जाएगा। ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, आप इसे सही कर लीजिएगा। ठीक है, हर्मिट, द ट्रैवलर, डेडर्जन, विलेज, ये सभी के सभी क्या हैं? श्रीधर पाठक ने गोल्ड स्मिथ की कृतियों का अनुवाद किया है। प्रश्न नंबर 44 देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है पथिक। किसके द्वारा ये रचना लिखी गई थी? बताएं। प्रश्न नंबर क्या हो जाएगा? 44 का उत्तर क्या हो जाएगा? राम नरेश त्रिपाठी। ठीक है, इसे सही कर लीजिएगा, राम नरेश त्रिपाठी जी के। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 45 है, अनुराग रत्न किसकी रचना है? बताएं जल्दी से। अनुराग रत्न किसके द्वारा लिखी गई थी? नाथूराम शर्मा जी के। ठीक है, अनुराग रत्न किसके द्वारा लिखी गई? नाथूराम शर्मा के द्वारा। प्रश्न नंबर 46, आचार्य शुक्ल ने खड़ी बोली का प्रथम काव्य रचना किसे माना है? बताएं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या उत्तर जाएगा? प्रश्न नंबर 46 का कौन सी खड़ी बोली की रचना मानी है? एकांतवास योगी। ठीक है, विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 47 है। प्रश्न नंबर 47 है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद को प्रिय प्रवास के लिए कौन सा पुरस्कार मिला था? बताएं जल्दी से, क्या उत्तर जाएगा? प्रश्न नंबर 47 का कौन सा पुरस्कार मिला था? मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला था। ठीक है, प्रश्न नंबर 48 देखिए, द्विवेदी युगीन कौन सा ग्रंथ ब्रज भाषा की श्रेष्ठ काव्य परंपरा स्मारक के रूप में स्मरणीय है? ठीक है, बताएं कौन सा है? द्विवेदी युगीन जो ग्रंथ है कौन सा है? बहुत बढ़िया, उद्धव शतक है। ठीक है, उद्धव शतक किसके द्वारा लिखा गया था? सभी के सभी बताएंगे जिसको पता है। अगला प्रश्न देखिए, हम विष पाई जनक के कृतिकार कौन से हैं? बताएं जल्दी से। प्रश्न नंबर 49 का क्या उत्तर जाएगा? हम विष पाई जन्म के किसके द्वारा लिखी गई थी? बालकृष्ण शर्मा नवीन के द्वारा। प्रश्न नंबर 50 देखिए, प्रकृति चित्रण की दृष्टि से द्विवेदी युग का श्रेष्ठ कवि इनमें से कौन सा है? बताएं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, यहां पर आप गलतियां कर सकते हो, तो विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, श्रीधर पाठक। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 51 है, द्विवेदी युग के किस कवि को हिंदी साहित्य सम्मेलन का सभापति बनाकर सम्मानित किया गया था? क्या उत्तर जाएगा इसका? प्रश्न नंबर 51 का अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद को। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 52, बादल राग के रचयिता क्या हैं? बादल क्या होते हैं? जब भी बरसते हैं तो निराले होते हैं वो। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 52 है, अनामिका काव्य किसके द्वारा लिखी गई थी? बताएं जल्दी से, किसके द्वारा लिखी गई थी? अनामिका क्या है? बहुत निराली है। ठीक है, विकल्प नंबर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। बहुत अच्छे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 54 है, वैदेही वनवास के लेखक बताएं क्या उत्तर जाएगा? वैदेही वनवास क्या उत्तर जाएगा? हरिओद के द्वारा लिखा गया था। बहुत अच्छे। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर 52 है, अपने काव्य जीवन के उत्तर में अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि कौन है? ये देखिए, इसी प्रकार का डायरेक्ट प्रश्न मास्टर कैडर परीक्षा में पूछा गया था। ठीक है, क्या उत्तर जाएगा? सुमित्रानंदन पंत जी। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 56 है, इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बजती है, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती है? इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? बताएं जल्दी से, क्या उत्तर जाएगा? इन करुणा कलित हृदय में
किसके द्वारा ये पंक्तियां कही गई थी? ये जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा कही गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 57 देखिए, छायावादी काव्यधारा के समानांतर चलने वाली काव्यधारा कौन सी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। क्या उत्तर जाएगा? छायावादी काव्यधारा के समांतर चलने वाली कौन सी काव्यधारा थी? राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा। ठीक है, विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 52 है, निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन से हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है, एग्जाम में ये पूछी जा सकती है इस बार। किसके द्वारा निशा को निमंत्रण दिया गया? बच्चन जी के द्वारा। ठीक है, किसे दिया गया? बच्चन जी के द्वारा निशा को निमंत्रण दिया गया। प्रश्न नंबर 59 देखिए, दिनकर की काव्य रचना इनमें से कौन सी नहीं है? कौन सी नहीं है? जल्दी से बताएंगे, दिनकर की काव्य रचना कौन सी नहीं है? तो देखिए, कुरुक्षेत्र, हुंकार और उर्वशी ये तीनों ही दिनकर की हैं, परंतु त्रिधारा इनकी नहीं है। जल्दी से बताएंगे त्रिधारा किसकी रचना है? ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है ये। अधेरे का कवि किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, बताएं क्या उत्तर जाएगा? अधेरे का कवि किसे कहा जाता है? दिनकर को कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 61 है, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिसे उतल पुतल मच जाए। नवीन की इन पंक्तियों का मूल स्वर क्या है? बताएं जल्दी से, क्या इसका मूल स्वर है? क्या है? क्रांति और ध्वंसात्मकता। ठीक है, ध्वंसात्मकता, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 62 है, कौन राष्ट्रीय संस्कृति धारा का कवि इनमें से नहीं है? बताएं, बच्चन सिंह, बालकृष्ण शर्मा, नवीन, सुभद्रा कुमारी चौहान या फिर माखनलाल चतुर्वेदी। क्या उत्तर जाएगा? विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, हरिवंश राय बच्चन जी। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 63 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा की कृति त्रिधारा और मुकुल के रचयिता इनमें से कौन है? बताएं, अभी आपसे पूछा था त्रिधारा और के बारे में, किसके द्वारा ये रचना लिखी गई थी? सुभद्रा कुमारी चौहान। देखिए, सुभद्रा कुमारी चौहान से एक आधा प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, इस बार मुझे लगता है कि ये आपसे प्रश्न ऐसे ही पूछा जाएगा, इनमें से कौन सा राष्ट्रीय काव्य धारा का कवि है, या फिर त्रिधारा से संबंधित एक प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। बहुत बढ़िया। बिखरे मोती से भी आपको पूछा जा सकता है। प्रसिद्ध कविता झांसी की रानी किसकी रचना है? किसकी है? सुभद्रा कुमारी चौहान की है। ठीक है, विकल्प नंबर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रगतिशील लेखक संघ की प्रथम अध्यक्षता किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रश्न आपसे पूछा गया है। किसने की थी? किसने की थी? प्रेमचंद ने की थी। ठीक है, किसके द्वारा की गई थी यह अध्यक्षता? प्रेमचंद के द्वारा। कब की गई थी? जल्दी से बताएं सभी। प्रगतिवादी कवि इनमें से कौन सा नहीं है? बताएं, प्रगतिवादी कवि इनमें से कौन सा नहीं है? प्रश्न नंबर 66 का क्या उत्तर जाएगा? बहुत बढ़िया, 66 का क्या उत्तर जाएगा? विकल्प नंबर ए हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, बाकी त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल और शिवमंगल सिंह सुमन ये सभी क्या हैं? प्रगतिवादी कवि हैं। अगला प्रश्न देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस बार ये प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, मास्टर कैडर वाले इस प्रश्न को तो दिमाग में बिल्कुल ही डाल लीजिए। ठीक है, अबे सुन बे गुलाब, भूल मत गर गई खुशबू रंगो आब। बताएं किसके द्वारा, ये किस जो काव्य पंक्तियां हैं इनका संबंध किससे है? प्रगतिवाद से है। ठीक है, ये प्रश्न बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। बहुत बढ़िया। कुकुरमुत्ता से, किसके द्वारा कुकुरमुत्ता लिखी गई थी? निराला जी के। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए, व्यंग्यात्मक जो रचना है ये निराला की बादल राग कविता का संबंध किससे है? बताएं, बादल राग कविता का संबंध किससे है? प्रगतिवादी चेतना से है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 69 है, पंत जी की ग्राम्य कृति का संबंध है, कौन सा है? पंत की ग्राम्य कृति का संबंध किससे है? बहुत बढ़िया, प्रगतिवादी दृष्टि से। विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। अकाल और उसके बाद
नामक कविता के रचनाकार कौन है? बताएं जल्दी से, क्या उत्तर जाएगा? क्या हो जाएगा? नागार्जुन के। ठीक है, यहां पर गार्जुन लिख दिया गया है, नागार्जुन कर लीजिए। ठीक है, ये पंक्तियां किसके द्वारा, ये जो कविता किसके द्वारा लिखी गई थी? नागार्जुन के द्वारा। प्रश्न नंबर 72 देखिए, प्रगतिवाद का समय क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस बार सभी के सभी ये रचना काल से संबंधित, ठीक है, ये समय से संबंधित प्रश्न जरूर करके जाइएगा। ठीक है, क्या उत्तर जाएगा? विकल्प नंबर ए 1936 से 1943। ठीक है, 43 के बाद कौन सा युग शुरू हुआ था? जल्दी से बता देंगे ये सभी भी। प्रयोगवादी काव्यधारा का प्रारंभ किस सप्तक के प्रकाशन से होता है? किस सप्तक के? देखिए यहां पर आपको दूसरा सप्तक, तीसरा, अगर देखिए आपको परीक्षा में पहला तार सप्तक ऐसा अगर दिया जाए ना, दूसरा तार सप्तक, तो कभी भी दूसरा तार सप्तक नहीं होता। ठीक है, दूसरा सप्तक होगा वो। अगर दूसरा तार सप्तक दिया गया है तो वो गलत होगा। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। क्या उत्तर जाएगा इसका? प्रश्न नंबर 72 का बताएं जल्दी से। बहुत अच्छे, विकल्प नंबर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, तार सप्तक। ठीक है, 1943 में। अगला देखिए, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कौन सा था? 1943 ईस्वी था। ठीक है, पहले का कितना था? 1943, दूसरे का 1951, तीसरे का 1959 और चौथे का कितना था? 1979। ठीक है, ये याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। प्रश्न नंबर 74 देखिए, तार सप्तक का कौन सा कवि इनमें सम्मिलित नहीं है? बताएं जल्दी से। प्रश्न नंबर 74 का क्या उत्तर जाएगा? देखिए, भारत भूषण अग्रवाल, मुक्तिबोध, नेमी चंद्र जैन, ये क्या है? सभी शामिल हैं, लेकिन श्री रघुवीर सहाय शामिल नहीं है। ठीक है, विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए, जब भी एग्जाम में जाएं तो प्रश्न पूरा अच्छे से पढ़ें। प्रश्न नंबर 75 देखिए, हरी घास पर क्षण भर शीर्षक काव्य संकलन के रचयिता इनमें से कौन है? बताएं क्या उत्तर जाएगा? किसके है ये रचना? अज्ञे जी की है। ठीक है, किसकी है? अज्ञे की है। प्रश्न नंबर 76 देखिए, कौन सा काव्य संग्रह अज्ञे का नहीं है? तो देखिए, हरी घास पर क्षण भर, अरि ओ करुणा में प्रभा तथा आंगन के आर पार जो पार द्वार, ये इनकी क्या है? अज्ञे जी की जो काव्य संग्रह है, परंतु सीढ़ियों पर धूप इनकी नहीं है। ठीक है, किसकी है सीढ़ियों पर धूप? बताएं जल्दी से लिखकर। प्रश्न नंबर 77 देखिए, अज्ञे की असाध्य वीणा, बहुत बढ़िया, रघुवीर सहाय। अज्ञे की असाध्य वीणा किस प्रकार की काव्य कृति है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको देखिए, पिछली बार किससे संबंधित पूछा गया था? निराला जी की राम की शक्ति पूजा से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। उसी प्रकार का देखिए प्रश्न आपको यहाँ पर दे दिया गया है। क्या उत्तर जाएगा? विकल्प नंबर डी, प्रलंब और लंबी कविता है। ठीक है, प्रलंब या लंबी कविता है असाध्य वीणा। प्रश्न नंबर 78 देखिए, प्रयोगवाद को पुष्ट करने वाली पत्रिका कौन सी थी? प्रयोगवाद को पुष्ट करने वाली जो पत्रिका कौन सी थी? प्रतीक पत्रिका थी। जल्दी से बताएंगे, प्रतीक पत्रिका का अज्ञे ने संपादन कब किया था? ठीक है, जल्दी से बताएंगे, सभी बताएंगे, एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रयोगवाद की कालावधि क्या है? कब की है प्रयोगवाद की? जल्दी से बताएंगे। इसका क्या उत्तर जाएगा? विकल्प नंबर ए से ही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 80 है, हिंदी में प्रयोगवाद के जनक कौन से माने जाते हैं? प्रयोगवाद दिया गया है, तो प्रयोगवाद अगर दिया जाए और वहां पर अज्ञे ना आए, ऐसा कभी नहीं हो सकता, तो विकल्प नंबर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 81 देखिए, हमारे जो प्यार में पड़े लल्लू लाल जी की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? बताएं क्या उत्तर जाएगा? लल्लू लाल की जो सर्व प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? कौन सी है? प्रेम सागर। ठीक है, प्रेम के सागर में डूबकर ये क्या हो गए? लल्लू हो गए। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 82 है, राम प्रसाद निरंजनी की रचना इनमें से कौन सी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जितने भी प्रश्न आपको करवाए जा रहे हैं सभी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं।
आपने इनकी क्वालिटी देख ली होगी, ठीक है। आपको एज इट इज मास्टर कैडर में तो एज इट इज प्रश्न पूछे जाते हैं। ये किसकी रचना है, इनकी रचना कौन सी है, भाषा योग वशिष्ठ, ठीक है। प्रश्न नंबर 83 देखिए, सुख सागर के रचयिता कौन है, कौन है, सदा सुख लाल जी, ठीक है, बहुत बढ़िया। नासिकेतोपाख्यान के रचयिता इनमें से कौन है, ठीक है, बताएं जल्दी से कौन है, सदल मिश्र है। विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 85 है, नाकिते सोपाख्यान का दूसरा नाम क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको इस प्रकार से नाम बदलकर ये प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 85 का क्या उत्तर जाएगा, चंद्रावली, यहां पर बती दिया हुआ है, ठीक है, तो क्या उत्तर जाएगा, चंद्रावली। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 86 है, आचार्य शुक्ल ने किस पुस्तक को गद्य को कथा वार्ता के काम का बताया है, बताएं। प्रेम सागर, राजनीति या वर्तिका, चंद्रावती या फिर भाषा योग वशिष्ठ। हाँ जी, ये चंद्रावती ही है, ठीक है। चलिए बताएं क्या उत्तर जाएगा, विकल्प नंबर क्या हो जाएगा, जल्दी से देखिए क्या उत्तर जाएगा। प्रश्न नंबर 86 का गद्य को कथा वार्ता के काम का बताया है प्रेम सागर को, ठीक है। विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। थोड़ा सा अलग सा प्रश्न था। प्रश्न नंबर 87 देखिए, सरकटी लाश उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, किसके द्वारा ये रचना या उपन्यास लिखा गया था, गोपाल राम गहमरी के द्वारा लिखा गया था, ठीक है, बहुत अच्छे। कमलदीप कौर जी बहुत बढ़िया। प्रश्न नंबर 88 देखिए, लाल टीन की छत कैसी है, निर्मल निर्मल है, ठीक है, कैसी है, निर्मल है। विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 99 है, नौकर की कमीज उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है, बताएं। प्रश्न नंबर 99 का क्या उत्तर जाएगा, विनोद कुमार शुक्ल जी, ठीक है। नौकर की कमीज किसने पहन ली, विनोद कुमार शुक्ल ने। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 90 है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है। देखिए फिर से एक और प्रश्न जो आपको पूछा गया है परीक्षा के अंदर, क्या उत्तर जाएगा इसका, परीक्षा गुरु, ठीक है, किसके द्वारा लिखी गई थी, लाला श्रीनिवास दास जी के द्वारा, बहुत बढ़िया। प्रश्न नंबर 91, गोदान एक है, बताएं कैसा है, यथार्थवादी है, आदर्शनोमुख, यथार्थवादी, आदर्शवादी या फिर यथार्थनोमुख आदर्शवादी। देखिए यहाँ पर आदर्शवादी तो ये नहीं है, ठीक है, तो सी और डी के अंदर तो आप छोड़ दीजिए। अब आप चुनिए यथार्थवादी है, आदर्शनोमुख या फिर यथार्थवादी, ठीक है, जो बताएं जल्दी से क्या उत्तर जाएगा, बहुत बढ़िया, क्या जाएगा, यथार्थवादी है, ठीक है। विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 92 है, आधा गांव उपन्यास के लेखक कौन से हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आपको परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है, किसके द्वारा ये लिखी गई थी, राही मासूम रजा जी के द्वारा, ठीक है। विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 93 देखिए, जिंदगी नामा उपन्यास किसका है, जिंदगी किसके नाम करोगे, कृष्ण के नाम करोगे, ठीक है। विकल्प नंबर यहाँ पर सी कर लीजिए, कृष्णा सोबती, ठीक है, विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, कृष्णा सोबती, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। चलिए प्रश्न नंबर 94 देखिए, जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बताएं जल्दी से कब प्रकाशित हुआ था, 1929 ईस्वी में। अगर किसी को पता है पहला कहानी संग्रह कौन सा था तो जल्दी से बताएं, क्योंकि मैंने ये आपको कहानी जब करवाई थी, ठीक है, और जैनेन्द्र कुमार जी के बारे में करवाया था तब भी आपको वहां पर बताया था, ठीक है। चलिए, नमक का दरोगा कहानी के लेखक कौन है, बताएं जल्दी से, फांसी, बहुत अच्छे। 95 प्रश्न का क्या उत्तर जाएगा, नमक का दरोगा किसके द्वारा लिखी गई थी, प्रेमचंद, ठीक है। नमक क्या मांगना है, दरोगा से, प्रेम से, नहीं तो डंडे पड़ने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। आगे की कहानी इनमें से कौन सी नहीं है, बताएं। सीधा सीधा उत्तर पड़ा है प्रश्न नंबर 96 का, मलबे का मालिक किसके द्वारा लिखी गई थी, मोहन राकेश के। प्रश्न नंबर 97 देखिए, सिक्का बदल गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा ये कहानी लिखी गई थी, सिक्का किसका बदल गया, कृष्णा सोबती का, ठीक है, कृष्णा सोती रह गई
और सिक्का बदल गया, ठीक है। इसलिए आपने अपना सिक्का नहीं बदलना है, ठीक है। आपने मेहनत करनी है, चाहे वो रात हो चाहे दिन हो, ठीक है। थोड़ा सा कष्ट होगा, लेकिन जिस बार आपको जॉब मिल गई ना, ये सारे के सारे जो कष्ट हैं आपके बहुत एक खुशी में कन्वर्ट हो जाएंगे। पीली छतरी वाली लड़की के लेखक कौन है, ठीक है, बताएं। पीली छतरी वाली लड़की, क्या उत्तर जाएगा? उदय प्रकाश जी के द्वारा ये लिखी गई थी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 99 है। शारदिया के नाटककार हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आपको पूछा जा सकता है इस बार परीक्षा में। मोहन राकेश के द्वारा लिखी है, विष्णु प्रभाकर, उदय शंकर भट्ट या फिर जगदीश चंद्र माथुर। देखिए आप ये दो प्रश्न, दो ऑप्शन तो काट दीजिए। अब आप देखिए इनमें से कौन सा उत्तर जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपको यहां पर गलती हो जाती है। विकल्प नंबर क्या जाएगा? डी सही हो जाएगा, जगदीश चंद्र माथुर। प्रश्न नंबर 100 देखिए, बहुत अच्छे, आप सभी ने 100 प्रश्न कर लिए हैं बहुत जल्दी, ठीक है। अंधा कुआ के रचनाकार कौन है? अंधा कुआ, क्या उत्तर जाएगा? विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। क्या उत्तर जाएगा? विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है, लक्ष्मी नारायण लाल। प्रश्न नंबर 101 देखिए, चंद्रगुप्त नाटक का पात्र नहीं है, इनमें से चंद्रगुप्त नाटक का पात्र कौन नहीं है? प्रश्न नंबर 101 का क्या उत्तर जाएगा? क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, कोमा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 102 है, कबीरा खड़ा बाजार में, ठीक है, बताएं किसके द्वारा ये रचना लिखी गई थी? कबीरा खड़ा बाजार में, उत्तर जाएगा इसका विकल्प नंबर बी हो जाएगा, भीष्म साहनी जी। प्रश्न नंबर 103 देखिए, पहला राजा नाटक के लेखक कौन है? कौन है? जगदीश चंद्र माथुर, ठीक है। आपका ये महामैराथन टेस्ट चल रहा है, बहुत अच्छे से इसे दीजिए सभी। हिंदी में यथार्थवादी एकांकी के जनक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए एग्जाम में इस प्रकार का प्रश्न डायरेक्ट पूछा गया है, बताएं यथार्थवादी, क्या उत्तर जाएगा? यथार्थवादी कहानी के जो जनक इनमें से कौन से हैं? एकांकी के जनक कौन से हैं? बहुत बढ़िया, क्या उत्तर जाएगा? आपसे यथार्थवादी एकांकी का पूछा है ना। और अगर मान लो एकांकी के जनक की बात करी जाए तो राम कुमार वर्मा होगा, ठीक है। यथार्थवादी एकांकी का क्या जाएगा, बताएं जल्दी से? उपेंद्र नाथ अश्क जी, ठीक है, विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए एकांकी के जनक राम कुमार वर्मा, ठीक है, अगर पूछा जाए यथार्थवादी एकांकी के जनक तो आपको उपेंद्र नाथ अश्क जी लगाना है। प्रश्न नंबर 5 देखिए, आधुनिक हिंदी एकांकी के जनक कौन है? अब देखिए आपका जो प्रश्न था वो आ चुका है स्क्रीन पर, क्या उत्तर जाएगा इसका? ठीक है, यहाँ पर राम कर लीजिए, राज लिख गया है, क्या उत्तर जाएगा? राम कुमार वर्मा, ठीक है, बहुत अच्छे। देखिए आपका फेवरेट प्रश्न एकदम से आपकी स्क्रीन पर आ गया था, पहले ही आपने उसका उत्तर दे दिया था। पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक एकांकी के रचयिता कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा लिखी गई थी? राम कुमार वर्मा जी के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा लिखी गई थी? राम कुमार वर्मा जी के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 107 नंबर है, एक घूंट एकांकी के लेखक कौन है? एक घूंट कौन पी गए? जयशंकर, ठीक है, कौन पी गए? शंकर जी, ठीक है, एक घूंट विष क्या था? पी गए थे, शंकर जी पी गए थे। प्रश्न नंबर 108 है, राम कुमार वर्मा की प्रथम एकांकी इनमें से कौन सी है? बताएं, ये सभी क्या हैं? राम कुमार वर्मा की एकांकी हैं, और इनमें से पहली एकांकी कौन सी लिखी गई थी? बादल की मृत्यु, ठीक है, सभी बताएंगे। अगर इसका रचना काल किसी को पता है तो वो भी लिखेंगे। हिंदी का प्रथम एकांकी, हिंदी की जो प्रथम एकांकी है वो कौन सी है? बादल की मृत्यु है, कारवां, विषय विषमोषदम या फिर एक घूंट? क्या उत्तर जाएगा? एक घूंट, ठीक है, किसके द्वारा लिखी गई थी? एक घूंट प्रसाद जी के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, कौन सी कहानी जयशंकर प्रसाद की नहीं है? बताएं जल्दी से। देखिए लास्ट टाइम मास्टर कैडर परीक्षा के अंदर प्रश्न इसी प्रकार का एक आ गया था, शायद वहां पर ममता कहानी दिया गया था, रचना दिया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न जो है, जयशंकर प्रसाद की इनमें से कौन सी नहीं है? जल्दी से बताएंगे इसका, कौन सी नहीं है? मंत्र नहीं है,
ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। प्रेमचंद मंत्र, बहुत अच्छे। प्रश्न नंबर 111 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा भी गया है परीक्षा में। लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? बताएं जल्दी से, क्या उत्तर जाएगा? लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? उसने कहा था, ठीक है। किसके द्वारा ये लिखी गई थी? गुलेरी जी के द्वारा लिखी गई थी। प्रश्न नंबर 112 है, महीप सिंह कौन सी पत्रिका का संपादन करते थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए आपको ना जो प्रवर्तक वाले हैं, ठीक है, प्रवर्तक वाले हैं, अगर आप जितने भी हैं यहाँ पर वो सभी के सभी इन्हें अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। प्रवर्तक जो भी कहानी है, नई कहानी, पुरानी कहानी जो भी आ रही है, ठीक है। क्या उत्तर जाएगा इसका? महीप सिंह कौन सी पत्रिका का संपादन करते थे? आधार पत्रिका का, ठीक है। विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। अच्छा, ये महीप सिंह किसके प्रवर्तक थे ये भी बताएंगे सभी। समानांतर कहानी के प्रवर्तक कौन है? चलिए, समांतर कहानी के प्रवर्तक कौन है? कमलेश्वर जी, ठीक है। कौन है? कमलेश्वर। ईश्वर क्या चलते हैं? हमारे समानांतर चलते हैं, तो ऐसे आप इसे याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, उसने कहा था कहानी का मूल विषय क्या है? मैंने आपको बताया था कि जब भी, बिल्कुल सुमन चौधरी जी, बहुत बढ़िया, सही है, तो बहुत अच्छे, ठीक है। देखिए मैंने आपको बताया था कि 99% क्या हो जाएगा, जब भी आपको इस प्रकार के विकल्प दिए जाते हैं वहां पर जो सबसे बड़ा विकल्प आपने सबसे पहले देखना है, ठीक है। अमिट रेखाएं किस लेखिका का रेखा चित्र है? बताएं, अमिट रेखाएं किसके द्वारा लिखी गई थी ये? बताएं जल्दी से, क्या हो जाएगा? नहीं, थक नहीं गया, ठीक है, और कोई बात नहीं, अब तो ये गड्डी रुकेगी लास्ट में ही, ठीक है। सेतु बंद किसकी रचना है? बताएं जल्दी से, बनारसी दास चतुर्वेदी की, ठीक है। और प्रश्न नंबर 117 देखिए, रसीदी टिकट किसकी आत्मकथा है? किसके द्वारा है ये? अमृता प्रीतम की, ठीक है। विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, बहुत अच्छे। प्रश्न नंबर 118 है, मनीषी की लोक यात्रा किस विधा की रचना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए आपको ना सभी प्रकार के प्रश्न मैंने एक साथ डाले हैं, ठीक है, ताकि आप बहुत अच्छे से कर लें, ठीक है। क्या उत्तर जाएगा प्रश्न नंबर 118 का? जीवनी है, ठीक है, मनीषी की लोक यात्रा, बहुत बढ़िया। निराला की साहित्य साधना के कितने खंड है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कितने खंड हैं? 3 खंड हैं, ठीक है। विकल्प नंबर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, देव और बिहारी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बताएं जल्दी से, देव और बिहारी किसके द्वारा लिखी गई थी? कृष्ण बिहारी मिश्र के द्वारा, बहुत बढ़िया, 120 का आंसर आपने दे दिया। प्रश्न नंबर 121, मेरी लद्दाख यात्रा और मेरी तिब्बत यात्रा, देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सभी के सभी दिमाग में बिल्कुल फिट कर लीजिए, ये वाला प्रश्न आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। 99% ये पॉसिबिलिटी रहेगी कि आपसे पूछा जाए। क्या उत्तर जाएगा? विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, राहुल सांकृत्यायन। प्रश्न नंबर 22 देखिए, सरयू पार की यात्रा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां पर कंफ्यूजन हो जाती है कि आप क्या भरत तेंदु लगाएं या फिर प्रेमचंद लगाएं, महादेवी वर्मा लगाएं या क्या लगाएं, ठीक है। क्या उत्तर जाएगा? सरयू पार की यात्रा भरत तेंदु। अगर यहां पर अगर आपको राहुल सांकृत्यायन दे दिया जाएगा तो वहां पर आप प्रश्न में कंफ्यूज जरूर हो सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 123 है, शुक्ल की किस प्रकार की आलोचना है? रसवादी है, अलंकारवादी, ध्वनिवादी या फिर इनमें से कोई नहीं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, आपको यह प्रश्न मैंने करवाया भी हुआ है। क्या उत्तर जाएगा? विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, रसवादी है, ठीक है। क्या जाएगा? रसवादी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 124 है, शुक्ल की सैद्धांतिक समीक्षा संबंधी आलोचनात्मक निबंध किस पुस्तक में संकलित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो देखिए ऐसे ही पूछा जा सकता है, ठीक है। ये मान लीजिए आधार है ये प्रश्नों का शुक्ल जी के। क्या उत्तर जाएगा? विकल्प नंबर ए, चिंतामणि, ठीक है, बहुत अच्छे। चिंतामणि कितने भागों में थी ये भी आप सभी बताएं अगर किसी को पता है। दूसरी परंपरा की खोज के लेखक इनमें से कौन से हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी।
दूसरी परंपरा की खोज कौन करेगा? जिसका नाम होगा। बहुत बढ़िया, 4 भाग हैं इसके। चलिए अगला प्रश्न देखिए 126 है, सुमित्रा नंदन पंथ नामक ग्रंथ के लेखक इनमें से कौन है? ये भी रचना महत्वपूर्ण है अपनी दृष्टि में। क्या उत्तर जाएगा इसका? विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। डॉक्टर नागेंद्र के द्वारा सुमित्रा नंदन पंथ नामक ग्रंथ लिखा था। ठीक है, चिंतामणि 4 भाग हैं। बहुत अच्छे। प्रश्न नंबर 127 देखिए, महाकवि सूरदास किसकी आलोच्य कृति है? बताएंगे जल्दी से। महाकवि सूरदास किसके द्वारा ये आलोचना लिखी गई थी? आचार्य नंद दुलारे लाल वाजपेयी के द्वारा। ठीक है, विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा 127 का। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 128 है, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के लेखक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न नंबर 128 का उत्तर सभी देंगे। क्या उत्तर जाएगा? महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण किसके द्वारा ये लिखा गया था? रामविलास शर्मा जी के द्वारा। बहुत बढ़िया, सभी अच्छे से उत्तर दे रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट और जल्दी जल्दी। ठीक है, बहुत अच्छे, इतनी फास्ट एंड फॉरवर्ड मोड में चल रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है देखकर, और ऐसे ही बने रहे। किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा नहीं है? भाषा और समाज, नई कविता, अस्तित्ववाद, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, और कविता के नए प्रतिमान। क्या उत्तर जाएगा इसका? विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये सभी क्या हैं? रामविलास शर्मा जी की हैं। ठीक है, आपने क्या इस प्रकार का प्रश्न आता है तो आपने लास्ट वाला वर्ड जरूर देखना है। कई बार क्या करते हैं, नहीं डाल देते हैं, वहां पर हम क्या सही सोच कर आते हैं लेकिन वहां पर उल्टा हो जाता है। फिर घर पर आकर चेक करते हैं तो ओ क्या हुआ ये, है ना? फिर सिर पकड़ कर बैठ जाते हैं, 1 नंबर मेरा यहाँ पर गलत हो गया। चलिए, फिर उसके बाद गुस्सा भी उतारते हैं इधर उधर। टकसाली भाषा किसे कहते हैं? ये प्रश्न आपको ऐसे ही डायरेक्ट पूछा गया है, परिनिष्ठ भाषा को। ठीक है, और टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं का मोस्ट फेवरेट प्रश्न है ये। ठीक है, मास्टर कैडर का भी फेवरेट प्रश्न है ये। बताएं, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सन 1947 ईस्वी में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, बताएंगे सभी। क्या उत्तर जाएगा? बहुत बढ़िया, क्या उत्तर जाएगा इसका? आचार्य नागेंद्र जी। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 132 प्रश्न है, अवहट भाषा से तात्पर्य क्या है? अवहट भाषा से क्या तात्पर्य है? ग्रामीण अपभ्रंश है। ठीक है, विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा 132 का। प्रश्न नंबर 133 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? बताएं, ब्रज भाषा, अवधी, बुंदेली या फिर कन्नौजी। क्या उत्तर जाएगा? प्रश्न नंबर 133 का। बहुत बढ़िया, अवधी भाषा। ठीक है, बाकी सभी क्या हैं? खड़ी बोली जो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 134 है, बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी या फिर पहाड़ी। क्या उत्तर जाएगा? बांगरू किसे कहा जाता है? देखिए, पश्चिमी हिंदी को। ठीक है, किसे कहा जाता है? पश्चिमी हिंदी को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए 135 है, भारत में हिंदी को संविधान की किस धारा के अंतर्गत राजभाषा घोषित किया गया? देखिए, हमारे जो इंडिया के अंदर हम लोग डेवलप क्यों नहीं है, ये सबसे बड़ा कारण है हमारी भाषा। ठीक है, अभी भी हम एक दूसरे को कोसते रहते हैं, लेकिन आज तक हमारे देश की, देखिए सभी जो कंट्री हैं ऑलमोस्ट सभी की खुद की राष्ट्रीय भाषा है, लेकिन हमारी जो हिंदी भाषा वो क्या रह गई है? सिर्फ राजभाषा। ठीक है, ए और बी सही हो जाएगा। हाँ जी, दोनों एक ऑप्शन आ गई हैं। ठीक है, 343, तो आप इसे सही कर लीजिएगा, दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। ठीक है, अगर इस प्रकार से आता है, लेकिन आपको आएगा नहीं ऐसे, यहाँ पर 2 कर लीजिए, चाहे यहाँ पर 2 कर लीजिएगा, बट ये क्या दोनों के दोनों सही हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 136 है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न आपकी स्क्रीन पर फिर से, आवारा मसीहा के लेखक। ठीक है, हाँ जी, 135 की ऑप्शन सेम है। बताएं क्या उत्तर जाएगा? यहाँ पर आपको लेखक पूछा गया है। ठीक है, कहीं आप यहाँ पर सतरचंद लगा दें तो वो गलत हो जाएगा। क्या उत्तर जाएगा? विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, क्या जाएगा? विकल्प नंबर ए, विष्णु प्रभाकर जी।
अगला प्रश्न देखिए, गांधी जी की जीवनी पर महात्मा गांधी के लेखक कौन है? क्या उत्तर जाएगा? कौन है? रामचंद्र, बताएं जल्दी से। प्रश्न नंबर 137 का क्या उत्तर जाएगा? रामचंद्र वर्मा। ठीक है, विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। हाँ जी, शतरचंद जोशी जी के चट्टोपाध्याय जी के द्वारा की जो रचना थी ये, ठीक है, मतलब उन पर आधारित ये रचना थी। बंगाल से संबंधित साहित्यकार थे ये, उपन्यासकार थे। आवारा मसीहा किस उपन्यासकार की जीवनी है? किसकी जीवनी है ये, बताएं जल्दी से। अब आपको जीवनी पूछा गया है, ठीक है, यहाँ पर आपको गलती की गुंजाइश हो सकती है, कहीं आप जल्दबाजी में विष्णु प्रभाकर लगाएं तो ऐसा मत कीजिएगा। विकल्प नंबर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। ठीक है, शरद चंद्र पर ये आधारित जीवनी है। 139 देखिए, कलम का सिपाही कृति के लेखक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको सीधा डायरेक्ट परीक्षा में पूछा गया है। क्या उत्तर जाएगा? विकल्प नंबर ए अमृत राय। ठीक है, क्या उत्तर जाएगा? अमृत राय। प्रश्न नंबर 140, मुक्ति बोध की आत्मकथा के लेखक कौन है? जल्दी से उत्तर चुनेंगे, बहुत बढ़िया। 140 का क्या उत्तर जाएगा? मुक्ति बोध की आत्मकथा के लेखक कौन है? विष्णु चंद्र शर्मा है। ठीक है, विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, बहुत बढ़िया। प्रश्न नंबर 141 है, हिंदी की प्रथम जीवनी दयानंद दिग्विजय के लेखक कौन है? इसमें बताएं, क्या उत्तर जाएगा? गोपाल शर्मा शास्त्री। ठीक है, विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा 141 का। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, दिमाग में इसके फिट कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 142 देखिए, जीवनी विदा की शुरुआत किस युग में हुई थी? द्विवेदी, भारतेंदु, छायावाद या फिर रहस्यवाद? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इस प्रकार से प्रश्न पूछ लिया गया तो फिर दिक्कत आ जाती है। ठीक है, क्या उत्तर जाएगा? भारतेंदु युग। ठीक है, विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, बहुत बढ़िया। आज तो लगता है सभी ने कॉफ़ी पी हुई है ना, बिल्कुल एक्टिव हो रखे हैं सभी के सभी। हिंदी की प्रथम आत्मकथा अर्धकथानक के लेखक कौन है? बताएं जल्दी से, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अर्धकथानक के जो लेखक हैं कौन है? बनारसी दास जैन। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। 143 प्रश्न का उत्तर आपने दिया है। प्रश्न नंबर 144 देखिए, अर्धकथानक की भाषा क्या है? बताएं जल्दी से। ब्रज भाषा है, यहाँ पर सही कर लीजिएगा। ठीक है, ब्रज भाषा कर लीजिए इसे। ब्रज भाषा है, खड़ी बोली, अवधी या फिर भोजपुरी? क्या उत्तर जाएगा? बहुत अच्छे, ब्रज भाषा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 145 है, मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है? यह भी महत्वपूर्ण है। मेरी जीवन यात्रा किसके द्वारा लिखा गया था? बहुत बढ़िया, किसके द्वारा लिखा गया था? राहुल सांकृत्यायन। ठीक है, इनकी आत्मकथा है ये। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 146, आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा कौन सी है? मेरी आत्मकहानी, आत्मकथा, साधना के पथ पर या फिर मेरी जीवन यात्रा? क्या उत्तर जाएगा? प्रश्न नंबर 146 का, बहुत बढ़िया, मेरी आत्म कहानी। ठीक है, मेरी आत्म कहानी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 147 है, हिंदी का जो पहला रेखा चित्र जो पुस्तक थी वो किसके द्वारा लिखी गई थी? बताएं जल्दी से, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत बढ़िया, श्याम सुंदर दास जी। क्या उत्तर जाएगा 147 का? पद्म पराग। ठीक है, किसके द्वारा लिखी गई थी ये भी बताएं, क्योंकि आपसे प्रवर्तक के बारे में भी पूछा जाता है तो वहां पर आपको ये प्रश्न का उत्तर आना चाहिए। रेखा चित्र, स्केच को क्या कहते हैं? वस्तु चित्र, शब्द चित्र, भाव चित्र या फिर मेमो चित्र? देखिए, ये जितने भी हैं आपको दिए गए हैं। ठीक है, पद्म सिंह शर्मा जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, रेखा चित्र हो गए या डायरी विदा हो गई, आपको इन्हें इंग्लिश में जरूर आपको इसे याद करना है। ठीक है, और शुद्ध हिंदी में, जैसे आपको डायरी के बारे में पूछा गया था लास्ट टाइम प्रश्न, है ना, वहां पर कई बच्चों ने तो गलत भी किया था उसका, तो आपने गलत नहीं करना है, पहले से ये चीज देख लीजिए। क्या उत्तर जाएगा इसका? बताएं जल्दी से। शब्द चित्र। ठीक है, रेखा चित्र को क्या कहते हैं? शब्द चित्र कहते हैं। भाव चित्र मत कर दीजिएगा, गलत हो जाएगा। 149 देखिए, पद्म पराग के रचनाकार इनमें से कौन है? कौन है? पद्म सिंह शर्मा जी हैं। ठीक है, विकल्प नंबर
डी सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया। देखिए आप जब ये बोलते हैं ना, जब अगर कोई भी चीज़ मैं बता रहा हूँ और आप रिस्पॉन्स देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पर लगता है कि भी आप अटेंशन दे रहे हैं कहीं ना कहीं परीक्षा को, प्रश्न को। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए ममता चतुर्वेदी जी, चलिए बताएं निम्नलिखित में से कौन सा रेखा चित्र महादेवी वर्मा जी का नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम में ऐसे ही डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या उत्तर जाएगा? विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, मंटो मेरा दुश्मन। ठीक है, ये मेटो लिखा हुआ है, मंटो कर लीजिए इसको। बाकी ये सभी किसके हैं? महादेवी वर्मा के। 151 देखिए, बचपन की स्मृतियां नामक संस्मरण किसका है? जल्दी से बताएंगे। बचपन की स्मृतियां, उत्तर जाएगा विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, राहुल सांकृत्य। प्रश्न नंबर 152, यात्रा साहित्य का लेखन आरंभ कब हुआ था? कब हुआ था? भारत तेंदु युग में हुआ था। ठीक है, विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 153 है, हिंदी की प्रथम यात्रा साहित्य पुस्तक कौन सी है? कौन सी है हिंदी की प्रथम यात्रा साहित्य पुस्तक? सरयू पार की यात्रा। ठीक है, विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। बहुत अच्छे। प्रश्न नंबर 54 देखिए, मेरी यूरोप यात्रा और मेरी लद्दाख यात्रा के रचनाकार कौन है? ऐसे ही डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है। क्या उत्तर जाएगा? विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, राहुल सांकृत्य। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 55 है, यशपाल की यात्रा साहित्य की पुस्तक कौन सी है? बताएं जल्दी से। यशपाल की यात्रा साहित्य की पुस्तक कौन सी है? लोहे की दीवारों के दोनों ओर। ये प्रश्न अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, यशपाल जी से संबंधित ये प्रश्न अच्छे से कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, तंत्रलोक से यंत्रालोक तक के रचनाकार कौन से हैं? बताएं। तंत्रलोक से यंत्रलोक तक के रचनाकार कौन है? डॉक्टर नागेंद्र हैं। ठीक है, बहुत अच्छे। देखिए जो भी नए साथी जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। शिवदान सिंह चौहान का रिपोर्ट ताज कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है ये। कौन सा है? लक्ष्मीपुरा। ठीक है, बहुत बढ़िया, लक्ष्मीपुरा है। देखिए ये प्रश्न तो आपको देखते ही आना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए 158 है, ब्रह्मपुत्र के मोर्चे से युद्ध यात्रा रिपोर्ट ताज है किसके द्वारा लिखा गया था? विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, धर्मवीर भारती के द्वारा। ठीक है, ये आया था पेपर में। जी बिल्कुल आया था रिपोर्ट ताज जो लक्ष्मीपुरा वाला। आपको बहुत सारे ऐसे प्रश्न मिल जाएंगे। ठीक है, ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, अच्छे से कीजिए सभी। ठीक है, चलिए विवेकी राय की रचना इनमें से कौन सी है? दीक्षा जी अब नहीं होगा कोई भी। ठीक है, विवेकी राय की रचना कौन सी है? जुलूस रुका है। ठीक है, विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, विवेक से क्या हुआ है? जुलूस रुक गया है। अगला प्रश्न देखिए 160 नंबर प्रश्न है, रघुवीर सहाय की डायरी कौन सी है? बताएं जल्दी से, क्या उत्तर जाएगा? बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर ए, दिल्ली मेरा प्रदेश। देखिए अब आपके 160 प्रश्न हो चुके हैं, 100 प्रश्न और रहते हैं। ठीक है, हौसला बनाकर रहिए और हौसले को और ज़्यादा बढ़ाइए ताकि आपके और प्रश्न सही हों। प्रवासी की डायरी किसकी रचना है? बताएं किसकी है? हरिवंश राय बच्चन की। बहुत अच्छे। देखिए यही एंथुसियाज्म आपका चाहिए एग्ज़ाम के लिए भी। आप प्रेपरेशन कर रहे हैं, गलतियां ज़रूर होंगी। बहुत अच्छे। चलिए, एक साहित्यक की डायरी किसकी है? बताएं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एक साहित्यक की डायरी। यहाँ पर देखिए जब आगे आ जाता है ना तो दिक्कत हो जाती है मुक्तिबोध के साथ, है ना। तो आप क्या करेंगे? आगे को नहीं चुनेंगे, किसको चुनेंगे? मुक्तिबोध को। ठीक है, एक साहित्य की डायरी लिखी और उसकी मुक्ति हो गई। अगला प्रश्न देखिए, प्रेमचंद की कृति को प्रतिबंधित किया गया था, कौन सी कृति थी जी? बताएं जल्दी से। गोदान, रंगभूमि, सोजे वतन या फिर गवन। क्या उत्तर जाएगा? विकल्प नंबर सी। ठीक है, सोजे वतन। सोजे वतन को और किस नाम से जाना जाता है ये भी बताएं। अगला प्रश्न देखिए, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये एज इट इज प्रश्न आपसे पूछा जाता है। क्या उत्तर जाएगा इसका? बहुत बढ़िया, 1893 ईस्वी में। ठीक है,
मैंने जो पिछली वीडियो में नागरी पराचारणी सभा से संबंधित काफ़ी डिटेल में आपको बताया है, ठीक है, और इसके साथ साथ सरस्वती पत्रिका के बारे में भी आपको बहुत डिटेल में बताया हुआ है। वीडियो देखिएगा, प्लेलिस्ट में सभी हैं। साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है के लेखक कौन है? बताएं जल्दी से, क्या उत्तर जाएगा? विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा जाता है, नोट कर लीजिएगा, दिमाग के अंदर बिल्कुल फिट कर लीजिए। ठीक है, प्रिया प्रजापति कोई बात नहीं। अगला प्रश्न देखिए, निराला का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल या फिर बिहार में? कहाँ हुआ था निराला जी का? ये बेसिकली कहाँ से संबंध रखते थे? बंगाल से। ठीक है, विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। हाँ जी, बताएं जल्दी से अगर किसी को पता है, सोजे वतन को। अगला देखिए, 160 फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पूछा जाता है। ठीक है, बताएं क्या उत्तर जाएगा? विकल्प नंबर बी। ठीक है, 1800 में। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 168 है, ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? स्थापना कब हुई थी, किस वर्ष हुई थी? बताएंगे सभी। ज्ञानपीठ पुरस्कार की जो स्थापना, संसार का अनमोल रत्न बोला जाता है। ठीक है, चलिए क्या उत्तर जाएगा इसका? विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, 1965। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर स्थापना की बात की गई है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, धूमिल को किस काव्य कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? रुपिंदर कौर जी, जी बिल्कुल। चलिए, कल सुनना मुझे, संसद से सड़क तक। देखिए, धूमिल को कौन सी रचना से मिला था? कल सुनना मुझे। ठीक है, ठीक है, विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 170 है, साहित्य अकादमी पुरस्कार की राशि कितनी है? जल्दी से बताएंगे। देखिए, अब शायद ये राशि जो चेंज भी हो गई हो। ठीक है, मैंने थोड़ा गौर नहीं किया इस पर। अगर आप सभी को पता है तो बताएंगे, क्या उत्तर जाएगा? जल्दी से बताएं। 1 लाख रुपए। ठीक है, विकल्प नंबर क्या हो जाएगा? सी से ही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है किस के संबंध में दिया जाता है? बताएं। सभी भाषाओं के लिए, भारतीय भाषाओं के लिए, संविधान में मान्य 22 भाषाओं के लिए या फिर हिंदी भाषा के लिए? क्या उत्तर जाएगा? 171 का विकल्प नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, संविधान में मान्य 22 भाषाओं के लिए। अगला प्रश्न देखिए, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी के किस कवि को मिला था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था और कौन सी रचना पर मिला था? आप सभी ये बताएंगे। प्रश्न नंबर 172 का क्या उत्तर जाएगा? चिदंबरा को मिला था। ठीक है, किसके द्वारा चिदंबरा लिखी गई थी? पंत जी के द्वारा। प्रश्न नंबर 173 देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार की राशि क्या है? देखिए, पहले जो ज्ञानपीठ पुरस्कार था उसकी जो राशि थी, ठीक है, 2012 तक वो 7 लाख थी, लेकिन अब क्या उसको बदल दिया गया है? अब कितने देने लगे हैं? 11 लाख रुपए देने लगे। ठीक है, जब आप भी हिंदी से संबंधित कोई रचना लिखेंगे, ठीक है, आप में से भी किसी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलेगा तो 11 लाख रुपए की धनराशि भी आपको साथ में मिलेगी। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम हिंदी कवि कौन से हैं? बताएं। जी शंकर, जयशंकर कुरूप, सुमित्रानंदन पंत, अज्ञे या फिर महादेवी वर्मा? क्या उत्तर जाएगा इसका? बहुत बढ़िया कमलदीप कौर जी, अगर आप लिखेंगे तो। ठीक है, क्या उत्तर जाएगा? जल्दी से बताएं। 174 का क्या उत्तर जाएगा इसका? बताएं। प्रश्न नंबर 174 का ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम कवि कौन से थे? सुमित्रानंदन पंत जी। क्रिया विशेषण क्या है इनमें से? बताएं जल्दी से। क्रिया विशेषण इनमें से कौन सा है? कौन से होते हैं? अविकारी शब्द होते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब व्याकरण से संबंधित आपके आ चुके हैं। योग रूढ़ शब्द इनमें से कौन सा है? योग रूढ़ शब्द कौन सा है? यहाँ पर लंबोदर कीजिए। ठीक है, विकल्प नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, लंबोदर। अगला प्रश्न देखिए, संबंध बोधक क्या है? बताएंगे जल्दी से। संबंध बोधक कौन से होते हैं? अविकारी शब्द होते हैं। प्रश्न नंबर 178 देखिए, मजिस्ट्रेट जो शब्द है वो कौन सा शब्द है? तत्व, तत्सम, देशज या फिर विदेशज? तो क्या उत्तर जाएगा? विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, विदेशज है।
अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द देशज है? इसमें से देशज शब्द कौन सा है? देखिए लोटा, ठीक है, कौन सा है? लोटा है। अगला प्रश्न देखिए 181, देखिए दो भाषाओं के योग से बने शब्द क्या कहलाते हैं? संकर शब्द कहलाते हैं। 182 देखिए यौगिक शब्द कौन से हैं? इसमें यौगिक शब्द चुनना है, कौन सा है? पाठशाला है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 183 है, जल्दी जल्दी उत्तर देंगे। हिंदी वर्णमाला में अयोग वाहक वर्ण कौन से हैं? इसका उत्तर क्या जाएगा? विकल्प नंबर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 84 है, ए और ए वर्ण क्या कहलाते हैं? ठीक है, ए और ए वर्ण क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? कंठ तालव्य कहलाते हैं, ठीक है, विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 185 है, हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? स्वरों की संख्या आपको बतानी है, हिंदी में कितनी है? 11 है, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़िए जल्दी से, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 186 है, निम्नलिखित में से बताएं नवीन विकसित जो ध्वनियां हैं वो कौन सी हैं? नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी हैं? ख और ग, ठीक है, सही कर लीजिएगा इसे। अगला प्रश्न देखिए, इसमें प्रश्न नंबर 87 है, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 33, ठीक है, विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25 है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 189 है, श श श और ह ये क्या है? बताएं जल्दी से। प्रश्न नंबर 189 का क्या उत्तर जाएगा? विकल्प नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर घ आएगा, संघर्षी, ठीक है, संघर्षी है ये। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 190 है, लुंठित व्यंजन कौन सा है? इसमें से र, ध, ल या फिर भ। प्रश्न नंबर 190 का क्या उत्तर जाएगा? जल्दी से चुनेंगे, बहुत बढ़िया, र उत्तर हो जाएगा, ठीक है, विकल्प ए सही जाएगा 190 का। अगला प्रश्न देखिए 191, हिंदी में संयुक्त व्यंजनों की संख्या कौन सी है? बताएं, 4, 3, 5 या फिर 2। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या उत्तर जाएगा? विकल्प नंबर ए, ठीक है, 4 है संयुक्त व्यंजनों की संख्या। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 192 है, स्त्रीत्व किस संज्ञा का उदाहरण है? व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक, समूहवाचक या फिर भाववाचक? बताएं जल्दी से, एग्जाम में ये प्रश्न आपको पूछा जा सकता है, ठीक है, सभी के सभी इसे सही से उत्तर देंगे। क्या उत्तर जाएगा? विकल्प नंबर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा, भावात्मक संज्ञा है। अगला प्रश्न देखिए, बुढ़ापा शब्द क्या होगा? भाववाचक है, समूहवाचक है, जातिवाचक या फिर संज्ञावाचक? क्या उत्तर जाएगा? विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला देखिए, प्रश्न नंबर 184 है, हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण होता है क्रिया के द्वारा, संज्ञा के द्वारा, कारक के द्वारा या फिर सर्वनाम के द्वारा? प्रश्न नंबर 194 का क्या उत्तर जाएगा? लिंग का निर्धारण किससे होता है? संज्ञा के द्वारा होता है, ठीक है, विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा 194 का। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 195 में है, भाववाचक संज्ञा इनमें से कौन सा नहीं होगा? बताएं, लड़ाई, मिठाई, चतुराई या फिर उतराई? भाववाचक संज्ञा इसमें से कौन सी नहीं है? मिठाई नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 196 है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी होगी? यमुना, गाय, पहाड़ या फिर आम? बताएं, इसमें आपको गलत हो सकता है, ठीक है, बताएं जल्दी से, क्या उत्तर जाएगा? बहुत बढ़िया, यमुना, ठीक है, नाम है एक। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 197 है, जातिवाचक संज्ञा कौन सी होगी? दुख, मोहन, लड़का या फिर श्याम? क्या उत्तर जाएगा? प्रश्न नंबर 197 का, बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, लड़का, बहुत अच्छे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 198 है, ये प्रश्न आपको डायरेक्ट ऐसे ही पूछा जाएगा, वस्तु, स्थान, भाव या विचार के घोतक शब्द को क्या कहते हैं? संज्ञा, अवयव, विशेषण या फिर विशेष्य? क्या उत्तर जाएगा? विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, संज्ञा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 199 है, स्त्रीत्व में कौन सी संज्ञा है? आपको अभी बताया था, भाववाचक है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 200 है, 200 आपने देख लिया, डबल 100 लगा दिया है। आदर का विशेषण क्या हो जाएगा?
आदरपूर्वक, आदरकारी, आदरणीय या फिर आदरणीय। क्या उत्तर जाएगा? विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, आदरणीय। देखिए आपको स्पेलिंग भी यहाँ पर इस प्रकार से पूछी जा सकती है, तो गड़बड़ मत कीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, आराध्या बहुत तेज लड़की है, रेखांकित शब्द है, बताएं क्या हो जाएगा? पर विशेषण है, यहाँ पर जो बहुत है उसका आपने बताना है कि ये कौन सा है, विशेषण है, संज्ञा या फिर सर्वनाम। बहुत बढ़िया। ये क्या बता रहा है? तेज की विशेषता बता रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? तेज क्या है यहाँ पर? विशेषण, और ये क्या? पर विशेषण है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 202 है, कौन सा शब्द विशेषण है? बताएं, खर्च, मात्रा, निपट या फिर चुपचाप। क्या उत्तर जाएगा? बहुत अच्छे। क्या जाएगा? विकल्प नंबर सी, निपट। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 203 है, संस्कृति का विशेषण क्या हो जाएगा? संस्कृति, संस्कृति का क्या जाएगा? क्या जाएगा? जल्दी से बताएं। सांस्कृतिक। ठीक है, विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, सांस्कृतिक। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 204 है, लंबी कुर्सी उठा लाओ। यहां पर जो लंबी दिया गया है, इसका, इस शब्द का जो विशेषण है वो क्या हो जाएगा? बताएं जल्दी से। क्या हो जाएगा? 204 का क्या जाएगा? गुणवाचक है। ठीक है, कुर्सी क्या है? लंबी है। ठीक है, उसका गुण बताया गया है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 205 है, छंद कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, 2, 5, 4 या फिर 5। यहाँ पर 5 दे दिया है, यहाँ पर 6 कर लीजिए। ठीक है, कुछ भी कर लीजिए, आपको उत्तर क्या आएगा? विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, 2 प्रकार के। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 206 है, निम्नलिखित में से सममात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मास्टर कैडर परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, दोहा, सोटा, चौपाई या फिर ये सभी। सममात्रिक छंद इसमें से कौन सा है? जल्दी से बताएंगे। बहुत बढ़िया, सबका उत्तर सही जा रहा है, चौपाई की तरफ। ठीक है, एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है, कई तो छोड़कर ही आ गए थे। हाँ जी, 16 होते हैं इसमें मात्राएं। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 208 देखिए, गणों की संख्या, ठीक है, कितनी होती है? कितनी होती है? 8 होती है। ठीक है, जो रगण, गगन, चगण, मगन, तगण है ना, जो आपको दिए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कितने अक्षरों के समूह को गण कहा जाता है? कितने अक्षरों के समूह को गण कहा जाता है? 3। ठीक है, रगण, तगण, मगन जो आपको दिए जाते हैं गण। ठीक है, तो विकल्प नंबर क्या जाएगा? विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, 3 अक्षरों का समूह। अगला प्रश्न देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट ऐसे ही पूछा जाएगा, चरणों की मात्रा, यति और गति के आधार पर कौन से छंद होते हैं? बताएं कौन से होते हैं? सम, विषम और अर्धसम। ठीक है, विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 211 है, कोई भी छंद किसमें विभक्त रहता है? चरणों में, यति में या फिर इन दोनों में या इनमें से कोई नहीं। क्या उत्तर जाएगा? कोई भी छंद किसमें विभक्त रहता है? किसमें रहता है? दोनों में ही। ठीक है, चरणों और यति दोनों में ही रहते हैं। सही कर लीजिएगा अगर कोई भी गलत आंसर चुनता है। प्रश्न नंबर 212 है, छंदबद्ध पंक्ति में प्रयुक्त स्वर व्यंजन की समानता को क्या कहा जाता है? चरण, यति, गुण या फिर गण। क्या उत्तर जाएगा इसका? छंदबद्ध पंक्ति में प्रयुक्त स्वर कौन सा होता है? यहाँ पर तुक कीजिए। ठीक है, यहाँ पर तुक आएगा। ठीक है, क्या उत्तर जाएगा? 212 का। ठीक है, 212 का क्या उत्तर जाएगा? विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, तुक। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 213 है। ठीक है, प्रश्न नंबर 213 देखिए, चरण, कमल, बंदो, रघुराई में कौन सा अलंकार है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जल्दी से सभी उत्तर बताएंगे। चरण, कमल, बंदो, हरिराई में कौन सा है? रूपक है। ठीक है, चरण, कमल आपको साथ में ही दे दिया गया। अगला प्रश्न देखिए, जहां गुण के अत्यंत समानता के कारण रूप में ही उपमान को अभेद आरोप कर दिया जाए, वहां कौन सा अलंकार होगा? यमक, श्लेष, रूपक या फिर संदेह। जल्दी से बताएं, प्रश्न नंबर 214 का क्या उत्तर जाएगा? जल्दी बताएं।
बहुत बढ़िया, क्या उत्तर जाएगा? रूपक अलंकार जाएगा। बहुत अच्छे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 215 है, साथी स्वप्न संसार सजाता में कौन सा अलंकार है? बताएं। श्लेष, अनुप्रास, उत्प्रेक्षा या फिर यमक। साथी स्वप्न संसार सजाता, देखिए यहाँ पर सौ की जो आपको क्या बार बार जो लाइन आ रही है, ठीक है, शब्द आ रहा है स, तो क्या उत्तर जाएगा? विकल्प नंबर बी हो जाएगा, अनुप्रास। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 216 है, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी गई है। क्या उत्तर जाएगा इसका? विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, विरोधाभास। ठीक। अगला प्रश्न देखिए, 217वां प्रश्न है, जोग ठिकोरो ब्रज न बिकेहे में कौन सा अलंकार होता है? बताएं। श्लेष, रूपक, उत्प्रेक्षा या फिर यमक। जोग ठगोरी ब्रज न बिकेहे, क्या उत्तर जाएगा? विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, रूपक अलंकार यहां पर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 218 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुस चून। देखिए एक ही चीज को बार बार इन्होंने क्या अलग अलग तरीके से क्या किया है, बताया है। तो इसमें क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर ए, श्लेष अलंकार। ठीक है, एक ही शब्द के बहुत सारे अर्थ यहां पर चिपके हुए हैं। प्रश्न नंबर 219 देखिए, मूक का विलोम क्या होगा? अमूक, हुक, शूक या फिर वाचाल। बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। मूक क्या होता है? चुपचाप। वाचाल क्या होता है? बोलने वाला। ठीक है, आपने देखा होगा कई आपके साथी मित्र होंगे वो ज्यादा बोलते होंगे। परुष का विलोम क्या हो जाएगा? बल, शक्ति, कोमल या फिर इनमें से कोई नहीं। बताएं जल्दी से, क्या उत्तर जाएगा? परुष का क्या हो जाएगा? कोमल। ठीक है, विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 221, जंगम का विलोम शब्द क्या होगा? जंगम का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जंगम का क्या जाएगा? स्थावर। विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 222 है, उपत्यका का विलोम क्या हो जाएगा? बताएं जल्दी से। पर्वत, घाटी, अत्यधिकता या फिर उत्सर्जन, क्या उत्तर जाएगा? उत्प्रेक्षा का क्या उत्तर होगा? अध्यप्रिका। ठीक है, विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 223 है, पाश्चात्य का विलोम क्या हो जाएगा? पौर्वर्त्य, पूर्वी, पूर्वीय या फिर नवीन। बहुत अच्छे, क्या उत्तर जाएगा? विकल्प नंबर ए हो जाएगा, पौर्वर्त्य। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 224 है, स्वार्थ का विलोम इसमें से क्या होगा? परमार्थ, निस्वार्थ, परोपकार या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताएंगे। स्वार्थ का विलोम क्या हो जाएगा? परमार्थ हो जाएगा। ठीक है, स्वार्थ का, बहुत बढ़िया, निस्वार्थ। ठीक है, क्या उत्तर जाएगा? निस्वार्थ। स्वार्थ का क्या हो जाएगा? ए भी ठीक हो सकता है, परमार्थ भी हो सकता है, निस्वार्थ भी हो सकता है, तो दोनों ही आप लगा सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, हो सकता है, परमार्थ भी हो सकता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 225 है, प्रत्यक्ष का विलोम शब्द कौन सा होगा? समक्ष, अनाचार, परोक्ष या फिर अदृश्य। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष क्या होता है? जो चीज सामने हो, है ना। चलिए, क्या उत्तर जाएगा? परोक्ष। विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 226 है, आचार का विलोम क्या हो जाएगा? आचार का, ये खाने वाला आचार नहीं है। ठीक है, नहीं तो पानी में मुंह में पानी आ जाए, है ना। क्या उत्तर जाएगा? अनाचार। ठीक है, विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। अनाचार भी नहीं आएगा, अत्याचार भी नहीं आएगा। अगला प्रश्न देखिए, 227 है, अपव्यय शब्द का विलोम क्या है? अधिक व्यय, अध्यव्यय, व्यय, मित व्यय या फिर इनमें से कोई नहीं। अपव्यय क्या होता है? बहुत ज्यादा व्यय करने वाला। ठीक है, उसका क्या जाएगा? विकल्प नंबर सी हो जाएगा, मित व्यय। ठीक है, बहुत बढ़िया। अपव्यय का क्या हो जाएगा? मित व्यय। प्रश्न नंबर 228 देखिए, अभिज्ञ शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 228 का उत्तर चुनेंगे सभी। क्या उत्तर जाएगा? प्रश्न नंबर 228 का अभिज्ञ शब्द का क्या हो जाएगा? अनभिज्ञ। ठीक है, विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 229, आवरण शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? आवरण का क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया, अनावरण। ठीक है, बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, अनावरण। अगला प्रश्न देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, फिर से देखिए, हर काम को देर करने वाला। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कोई भी काम देर करने वाला नहीं है। एग्जाम से अगर आप स्टडी की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छे से एग्जाम की तैयारी करें। ठीक है, डिले बिल्कुल भी मत करें। क्या जाएगा इसका उत्तर? क्या जाएगा? दीर्घ सूत्री। बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, विलंबी नहीं जाएगा। ठीक है, क्या जाएगा? विकल्प नंबर डी, दीर्घ सूत्री। अगला प्रश्न देखिए 231 है, दोपहर के बाद का समय क्या कहलाता है? विहान, मध्याह्न, पूर्वाह्न या फिर अपराह्न? क्या उत्तर जाएगा? जल्दी से बताएंगे। प्रश्न नंबर 231 का दोपहर का समय कौन सा होता है? अपराह्न। विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 232 है, जिसके आर पार देखा जा सकता है वो क्या होता है? पारदर्शी। ठीक है, जिसके आर पार देखा जाएगा पारदर्शी होगा। प्रश्न नंबर 233 देखिए, हमेशा रहने वाला, है ना, आप सभी क्या आध्यात्मिक गुरुओं को देखते होंगे टीवी पर, हमेशा शाश्वत रहेगा। ठीक है, हमेशा रहने वाला क्या होता है? शाश्वत होता है। विकल्प नंबर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 234 देखिए, जो ममत्व से रहित हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ममता से जो रहित हो वो क्या जाएगा? निर्मम। ठीक है, क्या हो जाएगा? आपने सुना होगा निर्मम, ये कर दिया किसी ने, वो कर दिया, है ना। चलिए, प्रश्न नंबर 235 देखिए, जिस तक न पहुंचा जा सके उसे क्या कहते हैं? शत्रुघ्न, अधिगम्य, गम्य या फिर अनुगम्य? वैसे इसका जो उत्तर आएगा अगम्य आता है। ठीक है, इसे कर लीजिएगा। ठीक है, इसका उत्तर क्या आना चाहिए? अगम्य आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर किसी भी तरह का कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है। ठीक है, तो आप ये कर लीजिएगा, यहाँ पर सही कर लीजिए। यहाँ पर सभी की सभी ऑप्शन क्या है? गलत दी गई हैं, तो आप अगम्य को सही करेंगे। जिस तक पहुंचा ना जा सके उसे क्या कहते हैं? अगम्य। अगला प्रश्न देखिए 236 है, जो शत्रु की हत्या करता है उसे क्या कहते हैं? नश्वर, जन्मांध, निर्दयी या फिर अगम्य? यहाँ पर भी आपको ऑप्शन गलत आ चुकी है। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा? शत्रुघ्न आएगा। ठीक है, शत्रुघ्न आएगा। ठीक है, जो अपने शत्रुओं की हत्या करता हो उसे क्या बोलते हैं? शत्रुघ्न कहते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखिए, जिसकी गर्दन सुंदर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये तो, जिसकी गर्दन सुंदर है उसे क्या कहते हैं? सुग्रीव कहते हैं। ठीक है, विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। क्या कहते हैं? सुग्रीव कहते हैं। प्रश्न नंबर 238 है, उपटन शब्द का तत्सम रूप कौन सा है? अब आपको फिर से थोड़े से अलग से प्रश्न आ गए हैं। क्या कहते हैं? यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ भी दिया है। उर्दू तन तो नहीं होता। ठीक है, उर्दू तन नहीं होता, ये होता है, आप इसे सही कर लीजिएगा, उद्धृतन। ठीक है, ये आपको आएगा। बहुत बढ़िया श्वेता जी। ठीक है, आपको ये आएगा। यहाँ पर ऑप्शन में थोड़ी टाइपिंग में गड़बड़ी हुई है। ठीक है, तो आपको क्या जाएगा? उद्धृतन। विकल्प नंबर ये सही हो जाएगा, जो भी आपको लिखा है लिख लीजिएगा अगर किसी को डाउट रहे तो। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ओझा, उपाध्याय। अब देखिए यहाँ पर कौन सा सुमेलित नहीं है? कपास और करपट। ठीक है, करपट का क्या अर्थ होता है? कपड़ा होता है। ठीक है, चलिए विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। आप ये प्रश्न अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, 239 प्रश्न एग्जाम में ये एज इट इज पूछा जा सकता है। गोधूम का तद्भव शब्द कौन सा है? यहाँ पर गोधूम का कहीं आप गोबर मत लगा लेना। ठीक है, गोधूम का कहीं भी गोबर मत लगा लेना, नहीं तो गलत हो जाएगा। क्या इसका उत्तर जाएगा? विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, गेहूं। ठीक है, प्रश्न नंबर 241 देखिए, कंधा का तत्सम शब्द कौन सा है? कौन सा है? कंधा का सकंद। ठीक है, विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 242 देखिए, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? मेघ, ठेस, भोरा या फिर जेठ? कौन सा है इसमें? मेघ। ठीक है, विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 243 है, मुकुट शब्द निम्नलिखित में से किस कोटि का है? तत्सम, देशज, उद्भव या फिर शंकर? क्या उत्तर जाएगा? मुकुट। क्या उत्तर जाएगा? विकल्प नंबर ए हो जाएगा, तत्सम है। ठीक है, आपने देखा होगा मुकुट शब्द, जो सुना होगा आपने काफी बार पौराणिक कथाओं में। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम रूप है? सपूत, सरीसर्प, सांकल या फिर सांझ? क्या उत्तर जाएगा? 244 का सरीसर्प। ठीक है, कौन सा है तत्सम रूप? इसमें कौन सा है? सरीसर्प का है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 245 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम रूप है? पड़ोसी, गोधूम, बहु या फिर शहीद? क्या उत्तर जाएगा इसका? जल्दी से बताएंगे। बहुत बढ़िया, क्या उत्तर जाएगा? गोधूम। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 246 है। ठीक है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण जो प्रश्न इसमें से भी बनते हैं। अंधों में काना राजा कौन सा होता है? अज्ञानियों में अल्प ज्ञान वाले को क्या सम्मान होना? ठीक है, आप कहते होंगे, आपने देखा होगा कि अरे यार इसकी तो जॉब लग गई, ये तो क्या था हमारे सामने तो बिल्कुल क्या था, जीरो था, है ना। इसके मार्क्स भी बहुत कम आते थे, लेकिन फिर भी ये क्या लग गया? जॉब लग गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है? अज्ञानियों में अल्प ज्ञान वालों को सम्मान होना। लेकिन आप सभी अज्ञानी नहीं हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा क्या मिला है? सम्मान मिल गया। चलिए, अंगूठी का नग होना, बताएं क्या हो जाएगा? बहुत सुंदर, छिपा हुआ, बहुत बुरा या फिर बहुत कीमती? क्या हो जाएगा? बहुत कीमती। ठीक है, अंगूठी का नग होना क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा कीमती होना। प्रश्न नंबर 248 देखिए, काम काज में कोरा होना, बताएं। प्रश्न नंबर 248 का, काम काज में कोरा होगा क्या? काम न जानने वाला। ठीक है, उसे काम ही नहीं आता। चलिए, विकल्प नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगर मगर करना, आपने बहुत सारे ऐसे साथी देखे होंगे। ठीक है, जब आप उनसे, वो आपसे कोई चीज़ मांगने आते तो आप बहुत आराम से उन्हें चीज़ दे देते हैं। ठीक है, बिना किसी हेजिटेशन के। लेकिन जब आप कभी उनसे मांगने जाते हैं तो वो क्या करते हैं? अगर मगर, है ना, ये इसको पता होगा, उसको होगा, इधर रखी होगी, उधर रखी होगी, ऐसे करके बहाने बहुत ज़्यादा बनाते हैं। ठीक है, तो विकल्प नंबर क्या हो जाएगा? बहाने बनाना। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 250 है, 8 आंसू रोना, क्या हो जाएगा? 8 आंसू रोने का क्या उत्तर जाएगा? बुरी तरह से, क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया, बुरी तरह पछताना। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 251 है, गीदड़ भभकी देना। आपने देखे होंगे बहुत सारे ऐसे, है ना, मैं तुझे ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, लेकिन करता कुछ भी नहीं है, गीदड़ भक्तियां ही देता है। तो इसका क्या उत्तर जाएगा? झूठा डर दिखाना।